डीकैल्सिफिकेशन, जिस तरीके से आप लोगों ने फिक्सेशन का टॉपिक पढ़ा था, फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, टिश्यू को फिक्स करते हैं। टिश्यू को फिक्स किस लिए करते हैं? ताकि हम उसके सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर सकें, हम उसकी मॉर्फोलॉजी को, हम उसके स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर सकें। हम उसको प्रिजर्व करेंगे तो ही वी विल बी एबल टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टिश्यू और सेल। सेम लाइक दैट हम डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। डी मीन्स रिमूवल, कैल्सिफिकेशन मीन्स कैल्शियम, रिमूवल ऑफ कैल्शियम। अब हमारे पास कैल्शियम किन किन जगह पर प्रेजेंट होगा? हमारी बोन्स में। अब आपके पास कोई भी बोन की बायोप्सी आ जाती है, आपके पास कोई हार्ड बोन है, वी हैव टू टाइप ऑफ बोन्स, हमारे पास सॉफ्ट टाइप की बोन्स भी होती हैं, हमारे पास हार्ड टाइप की बोन्स भी होती हैं, एंड वी नो दैट कि हमारे पास बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। अब कैल्शियम को रिमूव करना है। कैल्शियम को रिमूव इसलिए करना है ताकि आप बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सको, आप बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख सको। क्योंकि अगर सिर्फ हमारे पास कैल्शियम डिपॉजिट ही हर जगह पर होगा तो आप लोगों को माइक्रोस्कोपी में सिर्फ कैल्शियम ही नजर आ रहा होगा, उसी के आपको जगह जगह पर ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे होंगे। यू विल नॉट बी एबल टू डिटर्मिन द स्ट्रक्चर विच यू वांट टू बी। तो दैट इज द एम ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन क्यों की जाती है? ताकि कैल्शियम को रिमूव करवाया जा सके और बाकी जितना मैस है हमारे पास एक बोन का, एक हार्ड टिश्यू का, उसको ऑब्जर्व किया जा सके। डीकैल्सिफिकेशन में हम लोगों ने 3 चीजें कवर करनी है बेसिकली। डीकैल्सिफिकेशन होती क्या है, डीकैल्सिफिकेशन जिन केमिकल्स के थ्रू की जाती है उनको क्या कहते हैं, और उनमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। डीकैल्सिफिकेशन करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, डीकैल्सिफिकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। What do you mean by डीकैल्सिफिकेशन? डीकैल्सिफिकेशन का बेसिक पर्पस क्या है कि हमने अपनी हार्ड टिश्यू में से या अपनी बोन में से हमने कैल्शियम को रिमूव करना है। कैल्शियम को रिमूव करेंगे तो ही हम उसकी फिक्सेशन कर सकेंगे, तो ही हम उसकी सस्टेनिंग कर सकेंगे। अगर आपके पास कैल्शियम एक बोन में से या एक टिश्यू में से रिमूव नहीं हो पाया तो इट मीन्स कि आप उस बोन को फिक्स भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कैल्शियम जो है वो फिक्सेटिव को लेगा ही नहीं, और जब वो फिक्सेटिव को ही नहीं लेगा, आप के टिश्यू में से वाटर रिमूव नहीं हो पाएगा, वाटर रिमूव नहीं होगा तो आपका बैक्टीरियल डीके स्टार्ट हो जाएगा and you will not be able to determine your intracellular structures. What is the aim of decalcification? How will you proceed decalcification? अब कैल्शियम के जो डिपॉजिट्स हैं हमारे पास वो हम लोगों ने रिमूव करने हैं ताकि हमारे पास फिक्सेटिव टिश्यू के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाए, हमारे पास स्टेनिंग मटेरियल अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए, हमारे पास एम्बेडिंग मटेरियल अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए, और उसके बाद जब हम टिश्यू की स्लाइसिंग करें, जब हम टिश्यू को कट करें तो हमारे पास एक अच्छा और थिन मटेरियल कटे, ताकि हम जब उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो हमारे पास उसकी एक अच्छी फोटोग्राफ आ सके, हम उसको अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें। डीकैल्सिफिकेशन यूजुअली हम कब करते हैं? फिक्सेशन और प्रोसेसिंग स्टेप्स के इन बिटवीन करते हैं। क्योंकि देखो, जब आप लोग सैंपल हैंडलिंग करोगे, आप लोगों ने किसी की बोन का चंक जो है वो रिमूव किया, बोन का मैस आपने रिमूव किया है और आपने उसको अब फर्दर स्टडीज के लिए भेजना है, आपने उसकी बायोप्सी करवानी है,
तो डेफिनेटली आप उसको इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे कि ये लो जी बोन का एक पीस है, इसको जाकर इस वाली लैब में दे आओ, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक अर्जेंट टिश्यू आया और अर्जेंटली आप उसको कहो कि हम इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। हर एक जो सैंपल है वो सीरीज वाइज लगा होता है, तो हमेशा हर चीज को जो है ना वो टाइम लगता है प्रोसेस करने में। तो जब भी आप कोई भी टिश्यू या कोई भी सेल या कोई भी ऐसा मैस जिसको आपने स्टडी करना है, हमेशा आप उसको फिक्सेटिव में डिप करके भेजते हो, ताकि फॉर दैट सेक ऑफ टाइम उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रिजर्व हो सके। उसके बाद आप जो है उस कैल्शियम को रिमूव करोगे, एंड इफ यू वांट टू डू फिक्सेशन अगेन यू कैन डू इट। कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो फिक्सेटिव है वो बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं किया है, तो थोड़े टाइम के लिए आप अगेन अगर उसको फॉर्मेलिन में रख दोगे तो इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। मोस्टली हम बोन को डीकैल्सिफाई करते ही क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास बोन मैरो कैंसर हो गया है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली जब स्टडी करनी है यू हैव टू टेक दैट मटेरियल। आपने देखना है कि मैलिग्नेंसी उसकी किस हद तक है, कितनी जगह तक वो स्प्रेड हो चुका है। उसके लिए हम लोग जो है बोन के स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करते हैं। और जो बोन मैरो का कैंसर होता है ना, बोन मैरो का कैंसर इज सो डेंजरस, क्योंकि आपके जो जितने भी सेल्स हैं वो बोन मैरो में ही बन रहे हैं, बोन मैरो में ही मेच्योर हो गए हैं। अगर आपके पास बोन मैरो का ही कैंसर हो जाएगा तो इट मीन्स के योर कैंसर इज स्प्रेड एवरीवेयर इन द बॉडी, और उस टाइम में सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। और बोन मैरो कैंसर को रिमूव करने का यही तरीका है कि आप इतनी ज्यादा हाई पेनिट्रेटिंग रेस में से उन पेशेंट्स को गुजारते हो जिसकी वजह से बोन के अंदर के जितने भी सेल्स होते हैं ना, जितनी भी बोन मैरो होती है, वो सारी जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब वो डिस्ट्रॉय होती है ना उसके बाद आप दोबारा से बोन मैरो जो है ना वो ट्रांसप्लांट करते हो। अगर आप मेलिग्नेंसी में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दोगे तो मेलिग्नेंट सेल्स तो ऑलरेडी इतने ज्यादा बन रहे हैं, तो जो दूसरा सेल भी आपने इम्प्लांट किया होगा वो भी मेलिग्नेंसी की तरफ चला जाएगा, उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा, वहां पर भी मेटास्टेसिस होगी। तो हम हमेशा क्या करते हैं, उनको हाई रेडिएशंस लगाते हैं और उनके अंदर बोन मैरो के जितने सेल्स होते हैं ना हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और बाजुकात इन केसेस में भी आपकी बॉडी रिजेक्शन शो कर देती है। जिस तरीके से हम लोग फिक्सेशन कर रहे हैं, टिश्यू को फिक्स कर रहे हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने जब डीकैल्सिफाई करना है किसी बोन को तो हमें डीकैल्सिफिकेशन एजेंट्स की जरूरत होगी। अब बोन को डीकैल्सिफाई करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। जब आपने डीकैल्सिफाई करना है किसी बोन को तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आप इनऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आप ईडीटीए भी यूज कर सकते हो। जो आपके पास ऑर्गेनिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उसमें आप बोन को थोड़े कम टाइम के लिए रखते हो। जो आपके पास वीक एसिड्स होते हैं उसमें बोन का जो टाइम स्पैन होता है ना, जितना टाइम हमने बोन को उसमें रखना है वो हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और ईडीटीए में हमारे पास सबसे ज्यादा हो जाता है। ईडीटीए आप लोगों ने हिमेटोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ईडीटीए क्या है? ईडीटीए इज एन चिलेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करा लेता है, रिमूव करवा लेता है। तो ईडीटीए में बोन पे डिसएडवांटेजेस इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इलेक्ट्रोलाइसिस की नहीं जाती। In addition to bone, other tissues may have calcification. अब हम बार बार बोन कैल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। वी नो दैट कि हमारी बोन्स जो है वो डिपॉजिटेड होती हैं कैल्शियम से, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम रेगुलेशन के लिए प्रॉपर एक ग्लैंड है,
पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रॉपरली हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है, जो कैल्शियम को बैलेंस करता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। उसमें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पैथोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। कौन मुझे दोनों में डिफरेंस बताएगा कि डिस्ट्रॉफिक कौन सी होती है और मेटास्टेटिक कौन सी होती है? मैम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होती है वो डेड और डाइंग टिश्यू में होती है, और इसमें हमारे पास जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है वो नॉर्मल होता है, जबकि जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है वो हमारे पास लाइव टिश्यू में होती है, और इसमें हमारे पास बेसिकली कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म खराब होता है। वेरी गुड। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास अगर कहीं पे नेक्रोसिस हो रही है तो नेक्रोसिस की वजह से हमारे पास जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन क्या है? मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में हमारे पास कैल्शियम का सीरम लेवल बहुत ज्यादा हाई कर जाता है। सीरम लेवल हाई करने की क्या वजह होगी? डेफिनेटली हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो ज्यादा वर्किंग कर रहा है। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम हम बोलते हैं कि हमारे पास अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो गई है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डी कैल्सिफिकेशन को इफेक्ट करते हैं? अब देखो, एक सिंपल सी बात है, हमने एक डी कैल्सिफाइंग एजेंट में बोन को डालना है, हमने एक डी कैल्सिफाइंग एजेंट में किसी भी टिश्यू को रखना है। अब अगर आप उसको थोड़े वॉल्यूम में इमर्ज करोगे ना, थोड़े वॉल्यूम में डिप करोगे, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जब आप उसको एक अच्छे वॉल्यूम में, अच्छे सरफेस एरिया में आप उसको इमर्ज करोगे तो वहां पर हमारे पास डीकैल्सिफाइंग एजेंट की पेनिट्रेशन जो है वो जल्दी और अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी वॉल्यूम को बहुत ज्यादा एक्सटेंड से बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली कैल्शियम तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो अपना टिश्यू है उसके ऊपर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो कि डीकैल्सिफिकेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें पता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं हमारे पास जो एक्शंस हैं वो 1 फोल्ड 2 फोल्ड जो हमारे पास वो इंक्रीज हो जाता है, रैपिड हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक ऑप्टिमल टेम्परेचर भी है। जब हम उस ऑप्टिमल टेम्परेचर से एक्सीड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम टिश्यू को भी बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो टिश्यू में भी तो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ना, तो प्रोटीन्स हमारे पास डीनेचर हो जाएंगी और हमारे पास सारा मोर्फोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एज ऑफ अ पेशेंट, अगर आप एक्सट्रीम्स की बात करो, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बच्चे और बूढ़े, आपको पता है बच्चों की बोन्स इतनी सॉफ्ट होती हैं और बूढ़ों में जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो चुकी होती हैं एज फैक्टर के हिसाब से, तो वहां पे डीकैल्सिफिकेशन करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन जो हमारे पास एडल्टहुड है वहां पर बोन्स जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती हैं, वहां पे डीकैल्सिफिकेशन करते हुए हमारे पास टाइम लगता है। टाइप ऑफ बोन, बोन हमारे पास कौन सी है? सॉफ्ट बोन है या हार्ड बोन है? सॉफ्ट बोन जल्दी डीकैल्सिफाई हो जाएगी, हार्ड बोन हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होती है। स्पेसिमेन छोटा है तो जल्दी डीकैल्सिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर उसका साइज लार्ज है तो इट विल टेक सम टाइम। सॉल्यूशन एजिटेशन, इस चीज की बात हम बार बार कर रहे हैं। हम लोगों ने इम्प्रेग्नेशन में भी ये बात की, हम लोगों ने फिल्ट्रेशन में भी ये बात की। अगर हम थोड़ी सी एजिटेशन में रखते हैं ना किसी भी सब्सटेंस को, तो उसमें हमारे पास मिक्सिंग और पेनिट्रेशन की जो पावर है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज करवाने के लिए हम उसको एजिटेट करते हैं। अगर आपके पास डीकैल्सिफाइंग एजेंट और आपका टिश्यू एक कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन में होगा तो उसको कम टाइम लगेगा डीकैल्सिफाइंग एजेंट को अपने अंदर पेनिट्रेट करवाने में। आप लोग जब लैब्स करोगे ना तब आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस करवाते हैं ना, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि इस पेशेंट में सिलेक्टिव एंटीबॉडी है या इस पेशेंट में सिलेक्टिव एंटीजन है, तो
जब हम रिएजेंट और सीरम्स वगैरह सारों को ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को इतनी बात तो पता है कि हम उसको एक टूथपिक लेके, वैसे टूथपिक लेते नहीं है लेकिन आमतौर पे हम लोग प्रैक्टिकल लैब्स में इस तरह कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स वाली साइड पर जाओ तो वहां पे एक सिलेक्टिव जो है ना वो पाइप सा बना होता है प्लास्टिक का, उससे जो है ना वो लोग करते हैं, स्मेयर बनाते हैं, उसको मिक्स करते हैं। जब उसको मिक्स करते हैं ना तो मिक्स करने के बाद वो उन स्लाइड्स को एक ऐसी मशीन पर रख देते हैं जो थोड़ा सा ना टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है। उसकी वजह से मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगता है, हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और वो आपका रिजल्ट रीड करते हैं और वो रिपोर्ट दे देते हैं। तो एजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेनिट्रेशन। अगर आप लोगों को पेनिट्रेशन अच्छे तरीके से करवानी है ना तो आप लोगों को एजिटेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। इन सारे फैक्टर्स को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एज ऑफ पेशेंट एंड टाइप ऑफ बोन। मेच्योर बोन्स डेफिनेटली डीकैल्सिफाई स्लोअर, और उसके बाद जो बोन मैरो हमारे पास यंग की है वो हमारे पास ज्यादा टाइम लेगी, उसको ज्यादा टाइम हमें डीकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीकैल्सिफायर लोगे तो वो एक हद तक इफेक्ट करेगा आपके टिश्यू को, कि ठीक है एक वॉल्यूम आपने थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड किया, आपकी डीकैल्सिफिकेशन जो है वो अच्छी हो गई। लेकिन जब आप रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका टाइम अगर थोड़ा सा ज्यादा लग गया है ना तो आपका टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि इतना सारा वॉल्यूम अब आपको वेस्ट करना पड़ेगा, इतना ज्यादा सोल्यूशन वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कोई नया सैंपल आता है तो आप उसको उसी डीकैल्सिफायर में इमर्स नहीं कर सकते, यू हैव टू चेंज द सोल्यूशन एवरी टाइम। temperature, increased temperature will speed up the decalcification, but optimal temperature जो हम कंसीडर करते हैं that is 25 to 30 degrees centigrade. एजिटेशन का मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास ये स्लाइटली इंक्रीज करता है पेनिट्रेशन को। फ्लूइड की जो एक्सचेंज है विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल वो हमारे पास अच्छे तरीके से हो जाती है। सस्पेंशन, कभी कभार हमारे पास सस्पेंशन भी मैटर करती है। अब सस्पेंशन बनेगी किस तरीके से, आपने सस्पेंड अपनी बोन को इस तरह से करना है कि ना तो वो जाकर बिल्कुल ही बॉटम के साथ लग जाए, ना ही वो आपके पास सरफेस के ऊपर तैरती रहे। आप कोशिश करो कि आप अपनी बोन को एक थ्रेड के साथ बांधो और उस थ्रेड को इस तरीके से आप उसके अंदर इमर्स कर दो कि वो समहाउ उसके अंदर प्रॉपरली टिप हुई हो, ना वो हमारे पास सरफेस के ऊपर हो ना वो हमारे पास बॉटम के ऊपर हो, वो समवेयर इन बिटवीन हो, ताकि फ्लूइड एक्सेस जो है वो हमारे पास अच्छे तरीके से हो जाए। ये जो आप लोगों को व्हाइटिश एरिया नजर आ रहा है ना, दैट इज योर कैल्शियम डिपोजिट्स। हम लोग एंड पॉइंट टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे पास डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। अब एंड पॉइंट डीकैल्सिफिकेशन टेस्ट किसी टेस्ट का नाम नहीं है, डीकैल्सिफिकेशन टेस्ट है, उनका एंड पॉइंट चेक करना है। एंड पॉइंट क्या होगा कि कब वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, दैट इज द एंड पॉइंट। अब आप एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद बार बार
कैल्शियम चेक कर रहे हो कि कैल्शियम लेवल हमारे पास कितना रिमूव हो चुका है, कितना हमारे पास रह गया। और जब हमारे पास कैल्शियम लेवल टोटली रिमूव हो चुका होगा उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। अब जैसे ही आपके पास कैल्शियम लेवल जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको डीकैल्सिफाइंग एजेंट में डाला हुआ है, तो फिर वो हमारे पास क्या करेगा, बाकी एलिमेंट्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। और अगर आप उसको अंडर डीकैल्सिफिकेशन कर दोगे उसकी स्पेसिफिक बोन की या स्पेसिफिक टिश्यू की, तो हमारे पास उससे क्या होगा कि कैल्शियम की वजह से हमारे पास वो टिश्यू बहुत हार्ड होगा और उसकी वजह से हम सेक्शन नहीं कर सकेंगे। हम सेक्शनिंग कर तो लेंगे हम, लेकिन हमारे पास थिक सेक्शन बनेगा और थिक सेक्शन में हमारे पास जो इंटरनल मोर्फोलॉजी है वो इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाती। अब हमारे पास डीकैल्सिफिकेशन के कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास केमिकल मेथड भी आ रहा है, जिसमें हमारे पास एक्सरेज मेथड भी है, जिसमें हमारे पास फिजिकल मेथड्स भी हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के फिजिकल मेथड्स की बात करूं, देखो फिजिकल मेथड्स में वो क्या बोल रहा है, आप उसकी नीडलिंग कर सकते हो, आप उसकी स्लाइसिंग कर सकते हो, आप टिश्यू को स्क्वीज कर सकते हो, आप उसकी बेंडिंग कर सकते हो, आप उसकी प्रोबिंग कर सकते हो। लेकिन इन सब का एक मसला आ रहा है कि हमारे पास ये आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। अब लेट सपोज हमने स्लाइसिंग की है, अब स्लाइसिंग में कोई टिश्यू था लेकिन उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट थे, मे बी वहां पर कोई हमारे पास डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हुई हो या मे बी हमारे पास वहां पे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हुई हो, तो इस वजह से हमारे पास जो टिश्यू था वो हार्ड था। हम किसी भी बोन का जिक्र नहीं कर रहे, बोन को तो हम स्लाइस कर ही नहीं ना सकते हैं, बोन को किस तरीके से हम डायरेक्ट स्लाइस कर लेंगे, बहुत मेहनत है। तो कोई हार्ड टिश्यू है जो कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से हार्ड हो गया, अब आप उसकी स्लाइसिंग कर रहे हो, स्लाइसिंग हो तो जाएगी लेकिन अगेन क्या होगा, थिक सेक्शन बनेगा। एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसकी स्लाइसिंग करते हो, स्लाइसिंग करने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए दोबारा से डीकैल्सिफाइंग एजेंट में डालते हो। जब दोबारा से आप उसको डीकैल्सिफाइंग एजेंट में डालोगे तो आपको थोड़े टाइम के लिए रखना पड़ेगा। ये एक एडवांटेज है कि आपने स्लाइस कट कर लिया, स्लाइस कट करने के बाद आपने उसको डीकैल्सिफाइंग एजेंट में 30 से 60 मिनट के लिए रख दिया। 30 से 60 मिनट के लिए जब आपने उसको डीकैल्सिफाइंग एजेंट में इमर्स किया, तो उससे क्या फायदा हुआ कि हमारे पास उस स्लाइस के अंदर से फ्लूइड एक्सचेंज होना शुरू हुआ और उस फ्लूइड ने हमारे पास कैल्शियम को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। दे हैव एडवांटेजेस एज वेल, बट इनके डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास होते हैं एंड वी डोंट हैव मच टाइम कि हम लोग फिजिकल मेथड्स बैठ के परफॉर्म करें। वी हैव अ लॉट ऑफ सैंपल्स टू डू, तो हम लोग ऑटोमेटिक सिस्टम को ज्यादा प्रेफर करते हैं या किसी ऐसे सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं जिसमें हमें इतना टाइम ना देना पड़े, हम उसको रख दें और थोड़े टाइम बाद हम अपने बाकी सारे काम निपटाएं और फिर आके उसका एंड पॉइंट चेक कर लें कि अभी तक आया है या नहीं आया। तो फिजिकल मेथड्स आपके पास इस तरीके से होगा और एडवांटेजेस भी होंगे इसके, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इसको हम आगे फर्दर भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी सारों का ओवरव्यू सुन लो। फिजिकल टेस्ट हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब हमारे पास एक बबल टेस्ट आ गया। बबल टेस्ट से क्या होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे रही हूँ। अभी मैं केमिकल्स के नाम नहीं बोल रही, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। बबल टेस्ट में अगर आपके पास टिश्यू में या बोन में कैल्शियम प्रेजेंट होगा ना, तो वो अपने सिलेक्टिव केमिकल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स प्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास सरफेस के ऊपर आकर एक लाइन क्रिएट कर देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास स्टिल अभी तक कैल्शियम रिमूव नहीं हुई है। जब हमारे पास कैल्शियम पूरी तौर पर रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास कोई बबल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर आ जाओ केमिकल मेथड की बात करो। केमिकल मेथड में अब आपने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्सिलेट टेस्ट करना है। कैल्शियम ऑक्सिलेट टेस्ट में आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ऑक्सिलेट।
अब इसमें हम करते क्या है, हमारे पास डीकैल्सिफाइंग एजेंट में जो है वो बोन पड़ी हुई थी, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, आपने उसके अंदर एक लिटमस पेपर लगा दिया। लिटमस पेपर क्यों लगाया, ताकि आपको इंडिकेशन हो सके कि कैल्शियम हमारे पास रिमूव हुई है या कैल्शियम हमारे पास नहीं रिमूव हुई। अब फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर एंटर कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने, इट मींस के कैल्शियम प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि उसने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट क्या होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं तो आपको तो कंफर्म है ना, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है, तो अब हम इसको थोड़े और टाइम बाद भी चेक कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम। अब अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप में कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं बने तो आपने ये डिक्लेयर नहीं कर देना कि कैल्शियम रिमूव हो गया, आपने कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना है। फिर सॉरी, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे जैसे ऐड होता जाएगा आपके लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर वो न्यूट्रल की साइड पर चला जाएगा तो इट मींस के आपके पास कैल्शियम रिमूव हो गया, और अगर नहीं तो अभी कैल्शियम प्रेजेंट है और वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स भी समहाउ बनना स्टार्ट हो चुके हैं। फिर आप दूसरे स्टेप की तरफ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंफर्मेशन अभी हमारे पास क्लियर नहीं है, अभी हमें इसको मजीद कंफर्म करना चाहिए, फिर आप क्या करते हो, आप उसमें अमोनियम ऑक्जेलेट भी डाल देते हो। अब अमोनियम ऑक्जेलेट जब हमारे पास कैल्शियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फौरन बन जाएंगे तो इट मींस के कैल्शियम प्रेजेंट है, अभी हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है। लेकिन अगर वो कुछ टाइम के बाद बनते हैं, कुछ आवर्स बाद बनते हैं, तो आप कहोगे कि देयर इज लेस कैल्शियम प्रेजेंट। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन हो गई कि अभी लेस कैल्शियम है। फिर आप उसको मजीद कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा और टाइम के लिए इमर्स करते हो, और उसके बाद जब आप थर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो और उसमें आपको लगता है कि अब कोई बबल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अब हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वहां से हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि हमारे पास कैल्शियम जो है वो मुकम्मल तौर पे बोन के अंदर से रिमूव हो चुका है। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी से हमें कैसे पता चलेगा, हमने डीकैल्सिफाइंग एजेंट में जो है बोन डाली हुई है। सबसे पहले जब आपके पास बोन आई है ना, आपने बोन का एक्सरे कर लिया, ठीक है, एक्सरे करने के बाद आपने उसको डीकैल्सिफाइंग एजेंट में डाल दिया हुआ है। डीकैल्सिफाइंग एजेंट में डालने के बाद आप क्या करोगे, जब टाइम कंप्लीट हो गया आप दोबारा से उस बोन का एक्सरे करोगे, फिर आप दोनों एक्सरेज को आपस में कंपेयर करोगे और उस कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कैल्शियम रिमूव हुआ है या अभी भी हमारे पास वहां पर मिनरलाइजेशन प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, यहाँ पे हमने बोन को किसी भी डीकैल्सिफाइंग एजेंट में नहीं डाला हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली कैल्शियम नजर आ रहा है। 24 आवर बाद आपने उसका एक्सरे किया तो थोड़ी सी अमाउंट कैल्शियम की स्टिल प्रेजेंट है। फिर 96 आवर्स बाद किया, थोड़ा सा कैल्शियम अभी भी प्रेजेंट है। फिर आपने उसको 144 आवर्स बाद किया तो कैल्शियम यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आप एक्सरे टेक्निक भी यूज कर सकते हो जस्ट टू चेक कि डीकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है। केमिकल मेथड्स में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब इतना हमें कंफर्म है कि हमारे पास क्या होना है जी, हमारे पास डीकैल्सिफाइंग मटेरियल में हमने अपनी बोन को या अपने टिश्यू को रखा हुआ है। अब हमने चेक ये करना है कि हमारे पास एंड पॉइंट किस टाइम तक आता है। उसको चेक करने के लिए अब हमने सिलेक्टिव टाइम इंटरवल्स के बाद उसमें चेंजिंग देखनी है कि हमारे पास उस सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही है।
अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास दो टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, एक हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक हमारे पास अमोनियम ऑक्जेलेट होता है। अच्छा, अब इसको हम परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। अब आपने डीकैल्सीफाइंग फ्लूइड भी लिया हुआ है, और डीकैल्सीफाइंग फ्लूइड में आपने क्या किया, आपने लिटमस पेपर को इमर्स कर दिया, किस लिए, इंडिकेशन के लिए। अब आपने उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालनी है ड्रॉप बाय ड्रॉप। उस टाइम तक डालनी है जब आपका लिटमस पेपर जो है वो न्यूट्रल पीएच तक आ जाएगा। जब हमारे पास वो न्यूट्रल पीएच तक आ जाएगा तो हमने क्या करना है, अमोनियम ऑक्जिलेट डालना है। अमोनियम ऑक्जिलेट डालने के बाद आपने फिर 30 मिनट्स वेट करना है। अब हम पहले पीएच को न्यूट्रल क्यों कर रहे हैं, अब हम अमोनियम ऑक्जिलेट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हमारे पास वन बाय वन हम ड्रॉप डाल रहे हैं और हमारे पास कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बन रही है, तो हम पीएच को नॉर्मल न्यूट्रल होने तक का वेट करते हैं कि शायद कोई प्रेसिपिटेशन हमारे पास नजर आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास प्रेसिपिटेशन नहीं आ रही है तो हम दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ऑक्जिलेट के साथ ज्यादा प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस करता है। तो फिर हम उसमें ऑक्जिलेट का सोल्यूशन डाल देते हैं। ऑक्जिलेट का सोल्यूशन डालने के बाद हम फिर 30 मिनट्स वेट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फिर अगर फॉरेन प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी कैल्शियम की अमाउंट प्रेजेंट है। लेकिन अगर बहुत देर बाद बनते हैं तो मतलब कैल्शियम की अमाउंट अभी भी प्रेजेंट है लेकिन थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए आप उसको थोड़ा सा टाइम और डीकैल्सीफाइंग एजेंट में डाल देते हो। अब देखो रिजल्ट्स किस तरीके से आएंगे। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद फौरन ही प्रेसिपिटेट्स बन गए, न्यूट्रल तक पीएच गई ही नहीं है, तो इट मींस दैट कि अभी तो बहुत कैल्शियम प्रेजेंट है, फिर तो अमोनियम ऑक्सिलेट डालने की जरूरत ही नहीं है, उसको दोबारा से डी कैल्सीफाइंग फ्लूइड में डाल दो और उसको पड़ा रहने दो वहां पर। लेकिन अगर आपकी लिटमस पेपर की जो पीएच है वो न्यूट्रल तक चली गई है, तो इसका मतलब है कि लेस कैल्शियम प्रेजेंट है। अब उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपको अमोनियम ऑक्सिलेट डालना पड़ेगा। अमोनियम ऑक्सिलेट डालने के बाद फिर आप व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनने का वेट करोगे, और उसके बाद आपने 30 मिनट्स वेट करना है। अगर नो प्रेसिपिटेशन है तो आप उसको डिक्लेयर कर दोगे कि ये हमारे पास डीकैल्सीफाई हो चुकी है। लेकिन अगर स्टिल आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो फिर आप क्या कहोगे कि अभी भी इसको डीकैल्सीफाइंग एजेंट में पड़ा रहने की जरूरत है। फर्स्टली डीकैल्सीफाइंग एजेंट की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या होता है ये हमारे पास ऐसा एजेंट जो हमारे पास जाके डीकैल्सिफिकेशन करवा देगा, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैल्शियम को हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक कैल्शियम को रिमूव करवा देगा, उसको बोलते हैं डीकैल्सिफाइंग एजेंट। अब हमारे पास एसिड डीकैल्सिफायर्स होते हैं। एसिड डीकैल्सिफायर्स हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं, जिनको आगे फर्दर हमने स्टडी करना है। उसके बाद हमारे पास प्रोप्राइटरी डीकैल्सिफायर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास चिलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चिलेटिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं दैट इज EDTA। स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, और उन्हीं की आगे से हम लोगों ने कुछ ऐसी प्रिपरेशंस की हुई है जिसमें हम कभी कभार फॉर्मेलिन यूज कर लेते हैं, हम उसमें वाटर कंटेंट ऐड कर लेते हैं, तो हमने उनको उस हिसाब से नेमिंग दी हुई है कि एक्वस नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, फॉर्मेलिन नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, पेरिनाइज्ड फ्लूइड भी हो सकता है। लेकिन मेजरली जो आप इनऑर्गेनिक एसिड यूज करते हो वो दो होते हैं, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, दैट इज 5 to 10%। इस लाइन को मार्क कर लो। उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग एसिड में कितने टाइम के लिए रखते हैं, ओनली फॉर 24 to 48 आवर्स। ये हमारे पास सबसे फास्ट डीकैल्सीफाइंग एजेंट है।
इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। वीक ऑर्गेनिक एसिड में हम फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड यूज करते हैं। इसकी हम कितनी कंसंट्रेशन यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो 5 to 10%। फॉर एक्वस फॉर्मिक एसिड की बात हो रही है तो 5 to 10%, और फॉर्मेलिन फॉर्मिक एसिड में फॉर्मेलिन की कंसंट्रेशन 10% होती है। फॉर्मिक एसिड से जब हम डीकैल्सिफिकेशन करते हैं तो हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज 1 to 10 days। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें सिर्फ 2 days रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड में हमें 1 to 10 days रिक्वायर्ड है। उसके बाद इससे अगली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो कोर्टिकल बोन होती है उसको हम 15% एक्वस फॉर्मिक एसिड से डीकैल्सिफाई करते हैं। 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, 4% फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिससे हम डेंस और कोर्टिकल बोन्स को डीकैल्सिफाई करते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर सम रीजन इफ वी आर नॉट यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और हम उसको फॉर्मिक एसिड से ट्रीट करवा रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड से डेंस बोन को ट्रीट करवाने में जो डीकैल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है उसमें हमारे पास 15% फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन, 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन और 4% फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन यूज की जाती है। इसको मार्क कर लो। चिलेटिंग एजेंट्स में मोस्ट इंपोर्टेंटली वी आर यूजिंग EDTA। EDTA जो है ना हमारे पास सबसे ज्यादा स्लो डीकैल्सिफाइंग एजेंट है, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि EDTA हमारे पास 3 pH से बिलो कैल्शियम को बाइंड नहीं करता। अगर आपने उसको फास्टर बाइंड करवाना है तो आपको 7 से 7.4 pH रखनी पड़ेगी, और 8 pH जो है वो उसकी ऑप्टिमल बाइंडिंग pH है। ये आप लोगों ने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि आपके पास EDTA 7 से 7.4 पे फास्टर बाइंड करता है। 8 भी अगर आप उसको pH प्रोवाइड करें तो आपको ऑप्टिमल रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आपने pH को 3 से नीचे कर दिया है तो फिर वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा। एक्चुअली ना EDTA आपके पास बहुत अच्छा डीकैल्सिफाइंग एजेंट है। इसके बाद स्टेनिंग भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, और इसको करने के बाद आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी परफॉर्म कर सकते हो। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको हमारे पास 6 से 8 वीक्स लग जाते हैं बोन को डीकैल्सिफाई करने में। इसकी लास्ट लाइन देखो इस पैराग्राफ की कि EDTA हमारे पास एल्केलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को रोक देता है और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड की एडिशन को रिस्टोर करवा देता है। इसको अंडरलाइन कर लो, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये देखो कि EDTA में EDTA डाइसोडियम सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10% और टेट्रा सोडियम सॉल्ट की कंसंट्रेशन 14% यूज की जाती है। और EDTA हमारे पास बोन को डीकैल्सिफाई करने में 6 to 8 वीक्स यूज करता है। बोन की कटिंग करने के लिए आपके पास जो ब्लेड यूज हो रहे होते हैं दैट इज ऑफ C प्रोफाइल। इसको अंडरलाइन कर लो। आपके पास माइक्रोटोमी का लास्ट एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पूरे पैराग्राफ को मार्क कर लो कि आपके पास ऑप्टिमल थिकनेस जो होती है बोन के सेक्शंस की वो 4 से 5 माइक्रोमीटर होती है, बोन मैरो की 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है, और स्लाइडिंग माइक्रोस्कोप माइक्रोटोम के जो सेक्शंस होते हैं वो 5 to 8 माइक्रोमीटर होती है।